आप जो थे वो संविधान की बात करते थे। अगर लाठी डंडे चलाने का काम करेंगे तो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान का जो मिशन मूवमेंट है जिसमें हमारे महापुरुष शहीद हुए हैं और इसको हम आसानी से नहीं भूलने देंगे। चाहे मेरे को चंद्रशेखर आजाद जी हों, चाहे हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जिस ये कौन बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब के संविधान में आस्था और विश्वास। मैं और मेरी जितनी भी भीम आर्मी से इस्तीफा दे चुकी है, भीम आर्मी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे चुकी है, वो बहुत जल्दी हम इस व्यक्ति को बड़ी चेतावनी। जय भीम साथियों, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं भीम साथी यूट्यूब चैनल को। दर्शकों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं बहुजन मूवमेंट को फिरोजाबाद जिले के अंदर खड़ा करने वाले प्रवीण उमराय जी। बात करेंगे आज उनसे, खास मुलाकात। तो नमस्कार सर जी। जय भीम। और मेरा क्रांतिकारी जय भीम आपको। बहुजन मूवमेंट में काम करने वाले क्रांतिकारी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने वाले प्रवीण उमराय जी, भीम आर्मी का दामन उन्होंने कैसे थामा, लोगों तक, बहुजन समाज तक माननीय काशीराम साहब के मूवमेंट को, बाबा साहब के वक्तव्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया, हम आपको बताएंगे कि कैसे उनके जीवन में ये संघर्ष रहा। उनसे मेरा पहला सवाल है, सर जी हमें बताएं कि किस तरह से आपका भीम आर्मी से जुड़ना हुआ, किस पद पर आप कार्यरत रहे, क्या योगदान रहा बहुजन मूवमेंट के लिए, हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। सबसे पहले मैं अपने भाई राघव कलमकार को जय भीम और धन्यवाद करता हूं, और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं नमस्कार और जय भीम करता हूं, जय भारत करता हूं, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी और जो बहुजन मूवमेंट है, जो महापुरुषों का जो मूवमेंट है, जो महापुरुषों की विचारधारा है उसकी ओर बढ़ रहे होंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ। और राघव गुलजार जी का जिस तरीके से आपका प्रश्न है कि आपका भीम आर्मी से जुड़ना कैसे हुआ, तो मैं आपको बताऊं। जब भीम जो नाम है परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, तो जब भीम आर्मी का शब्द जब सुना जाता है तो आर्मी का मतलब होता है एक फौज। और जब आसपास कहीं भीम आर्मी नाम की जैसी कोई संस्था या संगठन नहीं था, उससे पहले आप देखते होंगे बहुजन गीतकारों के माध्यम से कि भीम की सेना जागेगी, दुश्मन की छाती आगेगी, तमाम प्रकार के ऐसे गाने चला करते थे और सभी लोग भीम आर्मी, भीम सैनिक बनने का, भीम सैनिक के नाम से पहचाना जाना करते थे। तो भीम आर्मी का सदस्य आप भी हैं। भीम आर्मी के जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट की बात करता है वो भीम आर्मी का सदस्य है, लेकिन एक बीच में भीम आर्मी नामक संस्था, एक भीम आर्मी नामक संगठन खड़ा करना ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये जो महत्वपूर्ण सहारनपुर से जो चली विचारधारा, और मेरा जुड़ाव इस तरीके से हुआ जब हाथरस कांड में मनीषा वाल्मीकि के साथ अत्याचार हुआ, और उसमें जब भीम आर्मी के संस्थापक मनीषा वाल्मीकि के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो हम भी अपने अपने जिलों से, अपने जनपदों से, अपने अपने नगर निगम, नगर पालिकाओं को जहाँ से जिस भी माध्यम से हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद मुझको कहीं ना कहीं ये लगा कि बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को कहीं ना कहीं तेजी से, कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन के माध्यम से लोगों को गाँव-गाँव तक पहुँचाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि आज भी आज़ादी के 73 साल बाद जब इस देश के अंदर बाबा साहब का लोकतंत्र लागू हो चुका है, उस लोकतंत्र के अंदर भी, लोकतंत्र होते हुए, बाबा साहब का संविधान होते हुए भी हमारे लोगों के ऊपर शोषण होता है। और उस शोषण के खिलाफ एक ऐसे, जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, तो बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, तो उस संगठन का और संगठित का मतलब ही यही है कि जब तक आपका कोई संगठन नहीं होगा, जब तक आपका कोई दल मजबूत नहीं होगा, तब तक आपकी आवाज को इस लोकतंत्र में भी नहीं आसानी से सुना जाएगा। इन्हीं विचारधाराओं से मेरा जुड़ाव, इसी लगाव मेरा क्या कहते हैं भीम आर्मी से, एक संगठन से हुआ, और इसी माध्यम से मैंने जो गांव-गांव जाकर के लोगों के बीच में साहब काशीराम के विचार, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के बारे में, जितने भी भारत देश के अंदर बहुजन मूवमेंट नाम से, भीम आर्मी, बाबा साहब के नाम से, साहब काशीराम साहब के नाम से जितने भी संगठन रजिस्टर्ड होते हैं, जितने भी लोग संगठन का विस्तार करते हैं, उनका ज़्यादातर यही रहता है कि जो हमारे महापुरुष हुए अब तक, महात्मा बुद्ध से लेके बहन कुमारी मायावती तक, जितने भी अब तक महापुरुष हुए, सबका मिशन मूवमेंट एक ही है, बहुजन हिताय, बहुजन सिखाए। और जो इस देश के अंदर 85% लोग हैं, उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के अंदर उनको अधिकार मिले।
जैसा कि प्रवीण उमराई जी ने हमें बताया कि उनकी जो विचारधारा है, मनीषा कांड जो हुआ हाथरस के अंदर, तब से उनके अंदर हृदय में एक ऐसा ज्वालामुखी फूटा कि समाज के प्रति, बहुजन समाज के प्रति उन्होंने अपना लगाव लगातार उस समय से जुड़ते आए। मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि प्रवीण उमराई जी जिला फिरोजाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं भीम आर्मी से, तो वर्तमान स्थिति में फिरोजाबाद जिले की भीम आर्मी की क्या स्थिति है? देखिए, भीम आर्मी की स्थिति जो भी है, जो भी संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा फिरोजाबाद जनपद में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, भविष्य में भी दी जाएगी और पहले भी दी गई है, जिसकी योग्यता होगी वो इतनी इस तरीके से काम करेगा। और किसी भी संगठन को, किसी भी पार्टी को, चाहे वो पार्टी राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे वो पार्टी जिले स्तर की हो, चाहे संगठन राष्ट्रीय स्तर का हो, किसी भी संगठन पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता की अहम भूमिका होती है। और जिस संगठन और जिस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं होती है, जिस पार्टी के नेतृत्व में, जिस नेता के नेतृत्व में, क्षमता में जिस कार्यकर्ता की कदर नहीं रहती है, उस संगठन का पतन हो जाता है। हमारे बीच में बहुत से इस देश के अंदर बड़े बड़े दल रहे हैं, जनता दल रहे हो, आरएलडी रही हो, तमाम ऐसे दल रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकारें भी रखी, केंद्र में भी सरकारें रखी, प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की नाराजगी जब उनसे हुई तो उन पार्टियों का, उन संगठनों का विलय हो गया, समाप्त हो गए कहीं ना कहीं। तो स्थिति का तो ये है, अगर कार्यकर्ता मजबूत भीम आर्मी के साथ बने रहेंगे या बहुजन समाज पार्टी के या समाजवादी पार्टी के साथ कार्यकर्ता समर्पित भावनाओं से बने रहेंगे तो पार्टी और संगठन की वर्तमान में स्थिति मजबूत ही रहेगी। एक सवाल लगातार उठता रहता है कि दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने जिला फिरोजाबाद के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम किया, भीम आर्मी को लोगों तक पहुंचाया, लेकिन बाद में आपने भीम आर्मी की सदस्यता से इस्तीफा क्यों दे दिया? देखिए, हम बताएं आपको कि जिस तरीके से मैंने बताया था बहुजन मूवमेंट, बाबा साहब की विचारधारा, जब मैंने बताया कि जब मैं भीम आर्मी में जुड़ा तो मेरी भावनाएं जो थी वो बहुजन मूवमेंट की ओर थी। और भीम आर्मी का जब नाम सुना जाता है, मैंने कहा बाबा साहब का जब नाम सुना जाता है तो जितने भी दलित समुदाय हैं, जितने भी बैकवर्ड के समुदाय हैं जो इस बात को समझते हैं कि उन पर बाबा साहब का एहसान है, बाबा साहब के त्याग और परित्याग का क्या कहते हैं हम पर कर्जा है, तो वो बाबा साहब से जुड़ने का प्रयास करते हैं और बाबा साहब के लिए कुछ करने का काम करते हैं। तो भीम आर्मी का जब सुनना जाता है, और आर्मी का मतलब होता है फौज, और फौज में अनुशासन होता है। लेकिन जब मैंने ये देखा, ये मैंने जाना कि भीम आर्मी के अंदर अब अनुशासन नाम की चीज है ही नहीं। भीम आर्मी के अंदर जब आप मान के चलिए कि हमारा जो यूथ है, जिसको एक बार मैंने एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी के भाषण सुने, उन्होंने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सांप की भूमिका दी, और सांप काशीराम भी उनको सांप बताया करते थे और कांग्रेस को नाग बताया करते थे। लेकिन जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर रावण उस सांप का फन को चलना चाहते हैं, ये बात ठीक है कि आंदोलन से फन को चल दिया जाएगा, आप साल 2 साल की सप्ताह में भी आ सकते हैं अगर ज्यादा आंदोलन करेंगे। लेकिन जिस लाठी से आप आज उस सांप को मारने का प्रयास कर रहे हैं, जो लाठी इस समाज की धरोहर है, जो लाठी अपने बुजुर्गों का सहारा है, मैं बात कर रहा हूँ इस समाज के युवा वर्ग की, मैं बात कर रहा हूँ उस समाज की जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, अपने अधिकारों को आपके साथ लड़ने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उस लाठी के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर उस लाठी पर मुकदमे लग जाएंगे, उस नौजवान पर मुकदमे लग जाएंगे और वो जेल चला जाएगा, तो उसको तो परेशानी होगी, लेकिन उसके परिवार को, जिस समाज के युवा को नौकरी करके, रोजगार पा करके, व्यापार चला करके, अपनी तमाम व्यवस्थाओं को मजबूत कर करके अपने समाज को और अपने परिवार को, अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना, वो परिवार का वह लाठी जो वो युवा साथी है वो मुकदमों में फंस जाएगा। और जब वो मुकदमों में, जेल कचहरी, कोर्ट कचहरी के मुकदमे के चक्कर लगाएगा, तो आज की स्थिति ऐसी है कि हमारे लोग 200 रुपए की मजदूरी नहीं ले पा रहे हैं। और भीम आर्मी में जितने कार्यकर्ता रहे, मेरे साथ भी कार्यकर्ता रहे, और मुझसे पहले जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रहे गुलाब सिंह जी, जो प्रथम यहाँ के स्थापना सदस्य रहे, वो भी एक बहुत गरीब परिवार से थे, और जितने कार्यकर्ता थे सब गरीब थे। जैसे ललित जाटा में अपनी, वो भी, उन पे भी मुकदमे लगे, 18 साल का बच्चा जिंदा के रोने का काम कर रहा है। तो उनकी कार्यकर्ताओं की मैंने पहले कहा कि किसी भी संगठन में जब कार्यकर्ताओं की लापरवाही होगी तो वो संगठन का विनाश तो होना निश्चित है। तो ठीक उसी प्रकार से चंद्रशेखर रावण ने कहीं ना कहीं युवा, जो समाज की लाठी है, उसके साथ धोखा देने का काम किया है। वो आप तो मुकदमे लगा करके बड़े स्तर पे आप राजनीति का सेकने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के साथ गलत हो रहा है।
और एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, भीम आर्मी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार बसपा को टारगेट करते हैं और बसपा का मतलब पूरी तरह से खत्म करने की बात करते हैं कि बसपा लुटेरों की पार्टी है, बसपा ने ये किया, बसपा पर गंभीर आरोप लगाने का काम करते हैं। क्या क्या आप बात रखना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, उन लोगों को जो आरोप लगाने हैं, आरोप प्रति आरोप एक दूसरे पर लगते हैं। जब तक भीम आर्मी सामाजिक संगठन रही तब तक बहुजन समाज पार्टी के लिए उन्होंने वोट मांगने का काम किया, लेकिन जब भीम आर्मी को राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ी, जब उन्होंने किसी योजना के तरीके की तरह आजाद समाज पार्टी का विस्तार किया, तो वो केवल और केवल भीम आर्मी के केवल और केवल बहुजन समाज, आपका कहना है बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता हमारी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में कहीं ना कमी आई, और उस कमी को पूरी करने के लिए जो हमारा यूथ है, हमारे समाज का जो यूथ है, जो हमारे समाज के जो लोग हैं, उस कमी को ढूंढते ढूंढते भीम आर्मी नामक संगठन में पहुंचे। और भीम आर्मी नामक के संगठन को चलाने वाले लोगों ने जब ये देखा कि भीम आर्मी के माध्यम से अब हम राजनीति में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये गलती की कि बहुत जल्दी आजाद समाज पार्टी की स्थापना की। और उनका जो आरोप लगाना है, वो आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि बहन कुमारी मायावती के संघर्षों की बदौलत ही आज आपके घर के परिवार की रोजगार रोजी रोटी चल रही है। नहीं तो इससे पहले आपने देखा होगा 2007 की सरकार से पहले हम भी सुनते हैं और इधर भी देखते हैं, मेरे स्वयं के घर में भी बहन कुमारी मायावती की वजह से ही चूल्हा चौका जलता है। मैं बता दूं, हमारी परवरिश भी बहन कुमारी मायावती के सरकार में आने के बाद जो रोजी रोजगार की व्यवस्था की उससे हुई है। तो जो आरोप लगाने का काम किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। आप अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं या आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, तो लोग ये नहीं सुनना चाहते कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया है, लोग ये नहीं सुनना चाहते कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया है। एक और बात मैं जानना चाहूंगा, क्या बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की पार्टी नहीं है? नहीं, बिल्कुल महापुरुषों की पार्टी है। किसने कहा महापुरुषों की पार्टी नहीं है? बहुजन समाज पार्टी की विचारधाराओं को अगर देखा जाए, सबसे पहले जो काशीराम साहब थे हम उनको महापुरुष मानते हैं और उनकी स्थापित की गई पार्टी है। तो मैं आपको बता दूं, बहुजन मूवमेंट जो है, हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती ने समय के चलते इस पार्टी के अंदर फेरबदल कर दिए। हो सकता है कि बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहन कुमारी मायावती ने कोई स्टेप लिए होंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद जी से, क्या आजाद समाज पार्टी के माध्यम से आप जनरल सीटों पे क्या आप उन 15% लोगों को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? क्या आप यादव समाज के लोगों को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? क्या आप गुर्जर समाज के लोगों को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? क्या आप ब्राह्मण समाज के लोगों को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? तो ये जब बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्र की 3 नंबर की पार्टी बन गई, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है, लेकिन उसमें जाति विशेष लोगों की हुकूमत है, उसमें जाति विशेष लोगों के व्यापार है, उसमें जाति विशेष लोगों की क्या कहते हैं बातें मानी जाती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का सभी को एक साथ लेकर के चल रही है, नहीं चल रही है। और मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप चाहते हैं आप सरकार लेके आए, तो हम चाहे समाजवादी पार्टी की बुराई करें तो कुछ नहीं होगा, बहुजन समाज पार्टी की बुराई करें तो कुछ नहीं होगा। आप कर क्या सकते हैं जनता के बीच में? आप अपने मैन्युफैक्चर को रखिए, आप अपनी योग्यता को साबित करिए कि हम इस तरीके की व्यवस्था देंगे। एक दूसरे पे आरोप लगाने से आप कहीं ना कहीं अपनी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लगातार चंद्रशेखर आजाद जी की रैलियों में डंडे लहराते हुए लोग नजर आते हैं। एक रैली में तो मैंने खुद देखा कि उनके हाथ में डंडा था। क्या डंडे से हुकूमत कायम की जा सकती है? मैंने अभी आपको बताया कि जिस लाठी से वो भैंस की बात करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो लाठी वो समाज। बाबा साहब जो थे वो संविधान की बात करते थे। मैं एक सवाल आपसे रखना चाहता हूं कि बहुजन समाज के तमाम युवा लगातार भीम आर्मी से जुड़ रहे हैं, और आपकी विचारधारा क्या कहती है कि बहुजन समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस संदर्भ में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, आपने सबसे पहले लाठी वाली बात कही, तो मैं आपको लाठी वाली का जवाब दूंगी। जो लाठी मैंने पहले ही बताया, इस समाज की लाठी है, और इस लाठी को इसके परिवार की भी जरूरत है, समाज को भी जरूरत है। अगर लाठी डंडे चलाने का काम करेंगे तो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान कर बैठेंगे। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ये कौन बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब को मानने वाले लोग कभी लाठी डंडे हथियारों का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं आपको बात बता दूं, और बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब के संविधान में आस्था और विश्वास रखते हैं, और इस बाबा साहब के संविधान में इतना अधिकार दिया है कि वे लोग पढ़ लिख करके अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे। अगर बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ इतना गलत हुआ, जब उनको चुनाव हरा दिया गया, जब उनको
उनको एक ऐसी स्थिति आ गई कि उनको अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और यही महात्मा गांधी एंड कंपनी के लोग बाबा साहब को बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। जब मदन मोहन मालवीय ने उनके हाथ का चूहा पानी नहीं पिया, जब उनके कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति ने उनको पानी नहीं पिलाया, उनका बोरी बिस्तरा उठाने वाला उनका चुनाव उन्हीं के अधिकार से वो चुनाव जीत गया। जब बाबा साहब के 4-4 बच्चे क्या कहते इस दुनिया में नहीं रहे, तब बाबा साहब ने कभी लाठे डंडे उठाने की नहीं सोची। उस चीज को एहसास किया, उस चीज का आकलन किया और अपने समाज के लिए दिन रात दुगनी मेहनत करके आपके लिए संविधान की स्थापना करी। जब लाठी डंडे की जरूरत हमको जब पड़ेगी, जब इस देश के संविधान पे कोई आंच आएगी, तो हम भी लाठी डंडी लेके निकलेंगे। और आप भी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप भी अपने बचाव में लाठी डंडे लेके निकलेंगे। तो ये लाठी डंडे की जो बात है बिल्कुल बेबुनियाद है। लाठी डंडे से कुछ नहीं होने वाला है। आप केवल और केवल झंडे में अपना डंडा फिट को कर सकते हैं, लेकिन डंडा लेकर के आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। और इन विचारधाराओं के साथ मिशन मूवमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि ये महापुरुषों का जो मिशन मूवमेंट है, इसमें हमारे महापुरुष शहीद हुए हैं और इसको हम आसानी से नहीं डूबने देंगे। चाहे फिर वो चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे कोई और हो, हम मिशन मूवमेंट को डूबने नहीं देंगे। और तहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक है, हम अपने समाज को जो 2022 के इलेक्शन में मुख्य उद्देश्य है, 2022 में इसलिए मुख्य उद्देश्य है क्योंकि काफी लंबे समय के बाद, 5000 साल की गुलामी के बाद बहुजन समाज की सरकार 2007 में स्पष्ट रूप की पहली बार बनी थी। उसमें बहन कुमारी मायावती ने तमाम उन महापुरुषों के विचारों को, सिद्धांतों को स्मारकों के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से लोगों के घर में पहुंचाने का काम किया। 5000 साल की गुलामी आप सोचें 5 साल की सरकार में कट जाए तो कटेगी नहीं। तो इसलिए हम बहुजन मूवमेंट के हिस्सा हैं। और बहुजन 2022 में मैं और मेरी पूरी टीम जितनी भी अब भीम आर्मी से इस्तीफा दे चुकी है और भीम आर्मी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे चुकी है, वो बहुत जल्दी कोई एक ऐतिहासिक कदम उठाएंगे जिससे समाज के प्रति जो समाज के युवा हैं उनका भविष्य बचाया जा सके। और जो भविष्य खराब करने की साजिश रची जा रही है केवल अपनी राजनीतिक रोटियां को सेकने के लिए, उस राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए अब ज़्यादा दिन तक हम किसी को कामयाब नहीं होने देंगे। हम इस व्यक्ति को ये खुली चेतावनी दे रहे हैं। जनपद फतेहाबाद से वो मुहिम शुरू कर दी गई है, जहाँ से आपकी पोल खोल की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, जिस संगठन जिस पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता है, और फिर जहाँ पर दोहरी बातें होने लगे, जहाँ पर आप एक तरफ कहते थे कि हम समाज को धोखा नहीं देंगे, और जब आप समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, तो समाज के धोखेबाज के आदमी का चेहरे से नकाब हटाने का काम जनपद फतेहाबाद से बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल भीम साथी से जुड़े। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ जय भीम, जय श्री राम।